हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसा किया जाता है। आहरण पर ब्याज भी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर साझेदारी फर्म के आधारभूत सिद्धांत का ही एक पार्ट है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आहरण क्या है। जब साझेदार अपने ही फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए या फिर पर्सनल यूज़ या डोमेस्टिक यूज़ के लिए कुछ पैसे या माल आहरित करता है तो उसको आहरण कहा जाता है या फिर ड्राइंग्स कहा जाता है। यदि साझेदारी संलेख में यह प्रावधान है कि साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म के अलावा कुछ भी सामान या फिर पैसे आहरित कर सकता है तो इस आहरण पर साझेदारों से ब्याज भी लिया जा सकता है। आहरण पर ब्याज की एंट्री साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और जब यही राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित की जाती है तो उस केस में ये क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आहरण पर ब्याज की जनरल एंट्रीज, आहरण पर ब्याज से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसी होगी। सबसे पहले तो साझेदारों द्वारा आहरण करने पर उस केस में हो जाएगा कि साझेदारों का पूंजी खाता या साझेदारों का चालू खाता डेबिट रोकड़ खाते से या माल खाते से, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री होगी जब पैसे आहरण किया तो उस केस में उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कैसे की जाएगी। आहरण पर ब्याज देय होने पर उस केस में हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते या साझेदारों के चालू खाते डेबिट आहरण पर ब्याज खाते से, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब यही राशि जब यही राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, उस केस में एंट्री होगी आहरण पर ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि नियोजन खाते से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो सारी एंट्रीज थी आहरण और आहरण पर ब्याज से रिलेटेड। अब हम ये देखेंगे कि आहरण पर ब्याज के लिए सूत्र कौन सा लगाया जाएगा। उस केस में होगा आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरित राशि गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 12, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस सूत्र में जो भी क्वेश्चन में जितना भी मान दिया होगा, जितने भी वैल्यूज़ दिए होंगे, परसेंट दिए होंगे, वो हम इस सूत्र में रखेंगे तो आहरण पर ब्याज निकल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आहरण पर ब्याज भी विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले यह रहेगा कि प्रत्येक माह एक निश्चित राशि आहरित की जाने पर, मतलब है कि प्रत्येक माह एक फिक्स्ड अमाउंट जब विड्रॉ किया जाएगा उस केस में क्या होगा। जब साझेदार द्वारा प्रत्येक माह एक निश्चित राशि अवधि के अंतर में आहरित की जाती है तो समय अवधि इस बात पर निर्भर होती है कि राशि माह के शुरू में या माह के मध्य में या माह के अंत में निकाली गई है, मतलब या तो वो माह के अंत में निकाली गई होगी या माह के मध्य में निकाली गई होगी या फिर वो माह के प्रथम दिन में निकाली गई होगी। उस केस में अगर राशि माह के प्रथम दिन में निकाली गई है, एक निश्चित राशि अगर माह के प्रथम दिन में निकाली गई है तो उस केस में कुल राशि पर जो ब्याज लगेगा वो 6.5 महीने का होगा, और अगर निश्चित राशि माह के अंत में निकाली गई है तो कुल रकम पर जो ब्याज लगेगा वो होगा 5.5 महीने का, और अगर एक निश्चित राशि माह के मध्य में निकाली गई है तो उस केस में जो रकम पर जो ब्याज लगाया जाएगा वो होगा 6 माह का। विपिन एक फर्म में साझेदार हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने 6,000 रुपये व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए निकाले। आहरण पर ब्याज 10% की दर से लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज निम्न परिस्थितियों में निकालें। 1. जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किए गए हो। 2. जब आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किए गए हो। 3. जब आहरण प्रत्येक माह के अंतिम दिन किए गए हो। तो आइए इस मद को हम एक उदाहरण के द्वारा या सवाल के माध्यम से समझते हैं। अब इस प्रश्न में जैसे दिया है कि विपिन एक फर्म में साझेदार है जिसने 6,000 रुपये आहरित किए हैं और उस पर उसको 10% की दर से ब्याज देना है। अब इसमें 3 कंडीशंस है कि जब उसने आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया है, जब उसने आहरण प्रत्येक माह के अंतिम में किया है, मतलब अंतिम दिन में किया है, और तीसरा कंडीशन ये है कि जब उसने आहरण प्रत्येक माह के शुरू में किया है।
3 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आहरण उसने प्रत्येक माह के मध्य में किया है, उस केस में सूत्र क्या हो जाएगा, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 12। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि औसत अवधि कैसे निकाला जाएगा। औसत अवधि भी तीनों कंडीशंस में अलग अलग निकलेगा। जैसे यहाँ पर मध्य बोला गया है तो मध्य के हिसाब से हो जाएगी उसकी औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीने में अपॉन 2। मतलब कि कुल अवधि कितनी हो गई महीने में, 12 माह हो गया, 12 माह बटे 2 होने से 6 महीना हो जाएगा। तो 6 महीना इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। अब वहाँ पे हम जितने भी अमाउंट्स हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब ब्याज की दर है, उसको हम सूत्र में रखेंगे तो उससे कैलकुलेशन होगा। अब औसत अवधि, अब हम जितने भी मान हैं उसको सूत्र में रखते हैं, उसके बाद उसकी गणना करेंगे। 6000 गुणित 10 बटे 100 गुणित 6 बटे 12। जब हम इसकी गणना करेंगे तो इसमें आएगा 300 रुपये। तो ये था कि जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब आहरण अंतिम दिन में किया गया हो, उस कंडीशन में औसत अवधि का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीने में -1 अपॉन 2। मतलब ये कि 12 माह -1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 अपॉन 2। फिर ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 माह, मतलब 5.5 माह हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसी माह को औसत अवधि को उस सूत्र में रखेंगे। मतलब ये कि आहरण पर ब्याज का जो सूत्र था, कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि अपॉन 12। उसके बाद मान रखने के बाद 6000 गुणित 10 बटे 100 गुणित औसत अवधि निकली थी 5.5 महीना, मतलब कि ये हो जाएगा 11 बटे 2। 11 बटे 2 इंटू 1/12। जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो आएगा 275 रुपये। ये था एक कंडीशन। इसके बाद थर्ड कंडीशन उसमें बोला गया है कि जब आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन में किया गया है, उस केस में औसत अवधि हम कैसे निकालेंगे। औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीने में +1/2। इसमें कुल महीने कितने हैं, 12 माह +1/2। ये हो जाएगा 13 बटे 2। 13 बटे 2 को हम महीने भी बोल सकते हैं। अब इस मान को हम रखेंगे सूत्र में। मतलब कि कुल आहरण कितना है, 6000। 6000 गुणित 10 बटे 100 गुणित 13 बटे 2 गुणित 1 बटे 12। जब हम इसकी गणना करेंगे तो ये आएगा 325 रुपये। अब हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। मतलब ये कि जब हर तिमाही में स्थिर रकम निकाली जाए, मतलब कि हर क्वार्टरली में एक फिक्स्ड अमाउंट अगर विथड्रॉ या आहरित की जाएगी, उस कंडीशन में यदि रकम प्रत्येक तिमाही प्रारंभ में निकाली जाएगी तो उस स्थिति में ब्याज जो लगेगा वो 7.5 माह का लगेगा। और यदि रकम प्रत्येक माह के अंत में निकाली जाएगी तो पूरे वर्ष का जो आहरित रकम पर जो ब्याज लगेगा वो होगा 4.5 महीने का, मतलब 4.5 महीने के लिए लागू हो। निम्नलिखित परिस्थितियों में 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिस्टर नरेश के आहरण पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की गणना कीजिए। वह प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 8000 रुपए का आहरण करता है। वह प्रत्येक तिमाही के अंत में 8000 का आहरण करता है। वह प्रत्येक तिमाही के मध्य में 8000 का आहरण करता है। अब इस टॉपिक को हम एक सवाल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया है कि नरेश एक साझेदार है जिसने 8000 तिमाही का आहरण किया, उस पे उसको 10% का ब्याज देना है और 31 मार्च 2017 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि आहरण पर ब्याज का जो सूत्र है वो इस प्रकार से होगा। आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 2। इसमें भी औसत अवधि निकाली जाएगी जो हम बाद में देखेंगे। अब प्रश्न में ये दिया है कि कुल आहरण वो कर रहा है 8000 तिमाही में, मतलब 3 महीने में 8000 कर रहा है। तो पूरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा आहरण, 8000 गुणित 4 बराबर 32,000, मतलब 32,000 जो है वो उसके साल का हो जाएगा। पूरे वर्ष का आहरण इसमें आया है 32,000। अब हम इसको सूत्र में रखेंगे। सूत्र में यह होगा कि कुल आहरण कितना दिया है 32,000, ब्याज की दर दी है 10/100, फिर उसके बाद जो भी अवधि है उसकी औसत अवधि जो भी निकली थी 7.5 महीने, जो हम पहले देख चुके हैं, उसमें हो जाएगा 15/2 गुणित 1/12। जब हम इसकी
इसकी गणना करेंगे तो वो आएगा 2000। इसी सवाल को हम वैकल्पिक विधि से भी बना सकते हैं। वैकल्पिक विधि में गुणनफल निकालना, गुणा करना पड़ेगा, तो उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पे चार्ट बनेगा। सबसे पहले तिथि का एक कॉलम बनेगा, फिर रकम का एक कॉलम, समय और ब्याज। ब्याज है कितना? 10%। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि साल तिमाही में ले रहा है, मतलब 1/4/2016 को निकलेगा 8000 जो तिमाही का था 8000। अब इसके समय में हो जाएगा 12 महीने, पूरे साल का निकालेंगे तो 12 महीने, और ब्याज निकलेगा 8000 गुणित 10/100 बराबर 800 रुपये। तो फर्स्ट तिमाही का कितना निकलेगा? 800। अब सेकंड तिमाही उसकी हो जाएगी 1/7/2016, मतलब पहली तिमाही थी अप्रैल में, उसके बाद वाली जो तिमाही होगी वो होगी कि जुलाई में होगा। इसमें हो जाएगा 8000, रकम में फिर से 8000 आएगा, 8000 और कितने हो जाएंगे? 9 महीने। एक तिमाही हो चुकी है, बची 3 तिमाही, तो 9 महीने हो जाएगा वो। उसके बाद 8000 गुणित 10/100 गुणित 9/12, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 600 रुपये। उसके बाद हम तीसरी तिमाही में आते हैं, मतलब 1/10/2016, मतलब 1/10/2016। इसमें रकम में आ जाएगा 8000, फिर 6 माह हो जाएगा। 6 माह 8000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 400 रुपये। उसके बाद लास्ट वाले में आएंगे 1 जनवरी 2017, 8000, इसमें 3 महीने का निकलेगा तो 3 माह हो जाएगा। समय में कैलकुलेशन में हो जाएगा 8000 गुणित 10/100 गुणित 3/12, इसमें आएगा 200 रुपये। जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे 800, 600, 400, 200, तो ये फिर से जो ब्याज का जो योग है वो 2000 आ जाएगा। तो ये वैकल्पिक विधि है जिसके माध्यम से आहरण पर ब्याज की गणना की गई थी। वैसे ही हम समय में भी दे सकते हैं। पहले 12 महीने था, फिर 9 महीने हुआ, फिर 6 महीने, फिर 3 माह, 12 + 9 + 6 + 3 माह। उसको जब हम 4 तिमाही से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 30/4, और 30/4 मतलब 7.5 महीने, जो हम पहले भी लगा चुके हैं। तो इस प्रकार से इस वैकल्पिक विधि को इस तरह से हल किया जा सकता है। अब इसमें सेकंड टॉपिक में ये बोला गया है सेकंड टाइम में कि किस प्रकार से बनाना है। तो प्रत्येक तिमाही के अंत में अगर आहरित की जाएगी तो उस स्थिति में सवाल कैसे बनाएंगे। इसमें दिया है आहरण पर ब्याज, फिर से वही सूत्र लग जाएगा, कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 12। अब यहाँ फिर से दिया है 8000 का अगर हम साल का निकालेंगे तो 32,000 पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसमें अगर हम प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालते हैं तो उस केस में औसत अवधि उसकी होगी 4.5 माह। तो इसको हम सूत्र में रखेंगे तो 32,000 गुणित 10/100 गुणित 9/2, 4.5 माह को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9/2 आएगा, 9/2 गुणित 1/12। इसकी जब गणना की जाएगी तो टोटल आहरण कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ये सिंपल मेथड से था। अब इसी का वैकल्पिक विधि से कैसे बनाया जाएगा उसको एक बार और देख लेते हैं। सेम वैसे ही चार्ट बनेगा, तिथि रहेगा। तिथि में सबसे पहले 30 जून, क्योंकि प्रत्येक तिमाही का बोला जा रहा है और अंतिम में लिया जा रहा है 30 जून, इसलिए 30 जून तिथि में आ जाएगी। रकम में आएगा फिर से 8000, फिर 8000 कितने हो जाएंगे? ये 9 महीने हो जाएगा। अगर हम जुलाई से काउंट करते हैं मार्च तक तो ये 9 महीने हो जाएगा। तो 8000 गुणित 10/100 गुणित 9/12 अगर करेंगे तो 600 आएगा। सेम वैसे ही दूसरा हो जाएगा 30 सितंबर 2016, उसमें रकम में फिर से 8000 आएगा और समय में आ जाएगा 6 महीने। उसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 8000 गुणित 10/100 गुणित 6/12 करने के बाद ये होगा 400 रुपये। थर्ड स्टेप है उसका 31 दिसंबर 2016 को रहेगी उसकी तीसरी तिमाही के अंत में। तो उसमें होगा 8000, महीना हो जाएगा इसका 3 माह। दिसंबर से अगर हम काउंट करेंगे मार्च तक तो वो 3 माह हो जाएगा। 3 माह। अब इसकी ब्याज की गणना होगी 8000 गुणित 100/10 गुणित 3/12। ये करने के बाद आएगा यहाँ पर 200 रुपये। उसके बाद लास्ट वाली जो होगी अंतिम में तिमाही के अंत में, उसके इसमें आ जाएगा 31 मार्च 2017, उसमें हो जाएगा 8000 और समय कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 31 मार्च को तो वैसे ही साल समाप्त हो गया, तो 0 मंथ हो जाएगा ये, इसका कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 600, 400, 200, टोटल हो जाएगा 1200। यहाँ पर हम मंथ का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 4.5 महीने कैसे आया। सबसे पहले 9 महीना प्लस 6 प्लस 3, उसको हम अगर 4 से
भाग देंगे तो आएगा 18/4। फिर 18/4 को अगर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम उसकी गणना करेंगे तो वो आएगा 4.5 महीना। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर हर तिमाही के अंत में अगर आहरित करते हैं तो वैकल्पिक विधि से कैसे इस सवाल को बनाया जाएगा। अब इस सवाल में तीसरा कंडीशन था कि यदि आहरित रकम हर तिमाही में मतलब प्रत्येक तिमाही के मध्य में अगर आहरित की जाती है, उस कंडीशन में सवाल कैसे बनेगा। तो कुल आहरण दिया है 8,000, तिमाही का दिया है तो हम पूरे साल का निकालेंगे, मतलब 8,000 गुणित 4, ये हो जाएगा 32,000, पहले भी निकाल चुके हैं। अब इसी को हम सूत्र में रखेंगे तो सूत्र क्या था, आहरण पर ब्याज, कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 12। अब यहाँ पे हमने सारे के सारे मान इसमें रखा तो कुल आहरण कितना है 32,000 गुणित 10/100 गुणित 6/12। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी जब गणना करेंगे तो ये आएगा 1,600 रुपये। तो प्रत्येक तिमाही के मध्य में अगर रकम निकाली जाए, आहरित की जाए कुछ राशि, तो उसमें आएगा 1,600 रुपये और उसका गणना इस प्रकार से किया जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति जिसमें आहरण की गणना की है। मतलब ये कि अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न राशि अगर निकाली जाए तो जब साझेदार द्वारा अलग अलग रकम भिन्न भिन्न डेट्स पे, मतलब तिथि पे रकम भी अलग है और डेट्स भी अलग है, तो उस स्थिति में गुणनफल विधि के द्वारा ब्याज की गणना की जाएगी। गुणनफल विधि में ये है कि जितनी भी आहरित की हुई राशि उसको समय अवधि से, मतलब जितने भी साल दिए होंगे उससे गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसके माध्यम से ब्याज की गणना की जाएगी। पूरे गुणनफल करने के बाद जितना भी गुणनफल आया सारे गुणनफल का योग करेंगे, फिर उस योग के माध्यम से ब्याज की गणना की जाएगी और उसके लिए एक निम्न सूत्र है, उस सूत्र में गुणनफल का योग रखा जाएगा, फिर ब्याज की जो भी दर है वो रखी जाएगी और उसके बाद ब्याज की गणना की जाएगी। तो सूत्र इस प्रकार से है, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित ब्याज दर इंटू 1/12। तो इस सूत्र के माध्यम से गुणनफल विधि से ब्याज की गणना की जाएगी।